Hello everyone, my name is Ankit Sehgal and welcome to IPA Institute. So, आज हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज यानी पीरियोडिक टेबल चैप्टर का लेक्चर 3 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। सो आज इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे इस बारे में हम बात करते हैं। ये है सक्षम बैच। आज हम पढ़ने वाले हैं, कोशिश करेंगे आज हमारे सारे पॉइंट यहाँ ये हो जाएं। सो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, यानी जिस टाइम पे जब एलिमेंट्स को ऑफिशियल नेम असाइन नहीं किए गए थे तब आईयूपीएसी ने अपनी तरफ से कुछ एक टेम्परेरी तरीका बताया था कि साहब ऐसे ऐसे इस तरीके से आप नाम रख सकते हैं। वो तरीका ही आज हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, ओके। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखकर ही बता सकते हैं कि उस एलिमेंट की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्या रही होगी, क्या पीरियड नंबर रहा होगा, क्या ग्रुप नंबर रहा होगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम आएंगे पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पर, क्या होती हैं। उसके अंदर हम फिर इसके बाद पेनिट्रेटिंग पावर, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इफेक्ट हमको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में काफी हेल्प करने वाले हैं। इनका असर हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में देखेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जैसे जैसे एटॉमिक नंबर, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सेट्रा। क्लियर है? चलो ये मेन चार हम पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अपने कॉपी पेन उठा लीजिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं ये लिमिटेड है। इसके आगे के लेक्चर आप अगर देखना चाहेंगे, अभी कुछ आपको बिल्कुल अवेलेबल है यूट्यूब पर। इसके आगे के अगर आप देखना चाहेंगे, इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, हमारी मेंटरशिप में आप लोग जुड़ना चाहेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए सिर्फ कोर्स नहीं है, ये सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, हमारी मेंटरशिप में आप लोग काम करेंगे। सो अगर आप लोग इस जर्नी में हमारे साथ आगे जुड़ना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। सक्षम बैच, द्रोणा बैच, अटल बैच। जो जेई 2027 के लिए जा रहे हैं, 11th के स्टूडेंट हैं, वो सक्षम बैच में अपना आपको इनरोल कर सकते हैं और फिर आप हाइब्रिड ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड, जेई 2026 यानी जो लोग अब 12th में आए हैं, पहली बार जेई देंगे, उनके लिए है द्रोणा बैच। और जिनके पास अब आखिरी चांस है, कैसे भी करके अपने आईआईटी के ड्रीम को हासिल करना चाहते हैं, वो है अटल बैच। ठीक है। सो डिटेल्स आपके सामने हैं, आप लोग जुड़िए और हम साथ साथ इस जर्नी में आपके साथ चलेंगे आगे तक। क्योंकि मैं पहले भी ये बात कहता हूँ और कहता हूँ कि ये एग्ज़ाम कंटेंट से ज़्यादा साइकोलॉजी का होता है। हर एग्ज़ाम कि आप कंसिस्टेंटली कैसे कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ सकते हैं और अपने एंड तक, जब तक आपका एग्जाम आए तब तक अपने आप को कंटिन्यू रखना एक बड़ी चुनौती होती है। तो उसमें हम आपके साथ रहेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आगे अपने इस चैप्टर की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट जब उनके एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर हो। सो nomenclature of elements having atomic number greater than 100। देखो, हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है, जब ऑफिशियल नेमिंग नहीं की गई थी 100 से ऊपर वाले एलिमेंट्स की, तब ये टेम्परेरी नाम आए थे। ठीक है, टेम्परेरी नेमिंग के लिए आए थे। ये जो नेम में हम पढ़ेंगे, हालांकि अब ये तरीका है कि जो नेम ऑफिशियल आए वो काफ़ी टफ होते हैं, उनको याद रखना मतलब रट्टा मारने वाला सिस्टम होता है। तो ये हेल्प करते हैं कि आपको रट्टा ना मारना पड़े। बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं इनके। तो देखो कैसे करते हैं। पहले तो अगर आपके एटॉमिक नंबर में 0 है
तो आप कौन से शब्द का इस्तेमाल करेंगे? नील। रूल देख लीजिए, अगर आपके एटॉमिक नंबर में 1 आ रहा है तो आप अन शब्द का इस्तेमाल करेंगे, 2 आ रहा है तो बाई का, 3 आ रहा है तो ट्राई का, 4 आता है तो टेट्रा का, 5 आता है तो पेंटा का, सॉरी टेट्रा नहीं, क्वाड, वही हाइड्रोकार्बन वाला रह गया, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, 9 आए तो एन, ठीक है, और 10 आए तो उसके लिए हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि कैसे इन शब्दों से हम हमारा नाम लिख सकते हैं। बस एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, यूज सफिक्स एम, सफिक्स एम का आप इस्तेमाल करेंगे। और अगर कहीं आपके वॉवल रिपीट हो, इफ वॉवल आर रिपीटेड then use them only one time, use them only one time। देखो क्या मतलब है इसका, आपके पास लेट से एटॉमिक नंबर है 101, और यहां पर उसका आईपीएसी नेम आपने लिखना है। तो 101 के लिए आप क्या लिखोगे? 1 के लिए अन, प्लस 0 के लिए नील, प्लस और 1 के लिए अन, और फिर लास्ट में आपको कौन से शब्द का इस्तेमाल करना है? ईएम। तो इस तरीके से जो आपका नाम बनेगा वो बनेगा अनिल, अनियम। देखो कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वॉवल रिपीट हो रहा है तो एक बार लिखो अनिल, अन्यम। ठीक है, ओके। 102 की बात करते हैं। अब सीधा मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये देखो सफिक्स, हमने कहा था कि हमें सफिक्स इस्तेमाल करना है। 102 क्या लिखेंगे? अन, निल, बाईयम। देखो बाई प्लस ईएम आप एक ही बार लिख सकते हो आप, क्योंकि वॉवल है ना आई। अनिल बाईयम, सर 2 बार लिख देंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। ठीक है, 2 बार लिख दोगे कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। ओके, चलो, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आएगा कि एक में एक आई है और दूसरे ऑप्शन में 2 आई है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए, लेट से आपको 103 लिखना है, तो क्या लिखेंगे? अनिल ट्राइयम। 104 लिखना है। अब देखो ना, ट्राई और ईएम 2 बार आया था, आप इसको एक ही बार लिख सकते हो, वॉवल है। अनिल क्वाडियम, कॉन्सोनेंट है, दोनों बार लिखना पड़ेगा। अनिल पेंटियम, अनिल हेक्सियम। ठीक है, ओके। अच्छा, तो इनके जैसे सिंबल लिखे जाते हैं वैसे इनके सिंबल भी लिखे जाते हैं। पहले मैं इसको पूरा कर लूं। अनिल सेप्टियम, हैप्टियम नहीं, सेप्टियम। अनिल ऑक्टियम, अनिल एनियम। और 110 को क्या लिख सकते हैं? 110 को अन, अन निलियम।
सिंबल क्या लिखेंगे? अब ध्यान देना, इनके सिंबल भी होते हैं। इनके सिंबल भी होते हैं। इसका सिंबल है एन, इसका यू, इसका बी, इसका टी, इसका क्यू, इसका पी, इसका एच, इसका एस, इसका ओ। अच्छा मैंने, अच्छा 9 का, ये रहा, और इसका ई, इसका सिंबल है ई। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। इस तरीके से, ठीक है, ओके। अब जैसे 101 है, इसका सिंबल क्या होगा? अन, निल, अन्यम, यू एन यू, यू एन यू। 102 वाले का सिंबल क्या होगा? अन, निल, बाइयम, यू एन बी। 103 वाले का क्या होगा सिंबल? अन, निल, ट्राइयम, अन, निल, निल, क्वाडियम, अन, निल, पेंटियम, अन, निल, हेक्सियम, अन, निल, सेप्टियम, अन, निल, ऑक्टियम, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस का पुराना नाम, अन, निल, एनियम, और ये अन, अन, निल, यू, यू, एन। आपसे किसी ने कह दिया अन, यू, यू, क्यू, क्या है ये? तो यू, यू, क्यू का मतलब है अन, अन, क्वाडियम। इसका मतलब 114, इसका मतलब 114। क्लियर है? ठीक है। आपको 120 लिखना हो, क्या लिखोगे? अन, बाई, निल, यम, यू बी एन, अन, बाई, निल, यम, यू बी एन। इस तरीके से आपको 111 लिखना हो, क्या लिखोगे? यू, 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 अन, अन, अन्यम, अन, अन, अन्यम, यू, यू, यू। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके नॉमेनक्लेचर होते हैं। बस इसमें कोई थ्योरी नहीं, बस आपने ये याद रखने हैं और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है कि कैसे डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट बाय इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से आप सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख कर आते हैं। आपको हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। अगर नहीं है तो आप वो लोग सीखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। इवन आपको बोल दिया जाए कि 92 का एटॉमिक नंबर है 92, भले ही कौन सा एलिमेंट है आपको नहीं पता, उसका एटॉमिक नंबर लिखो। एलिमेंट नंबर 118, 118, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश करो। जो एक्सेप्शनल केस है वो है, वो छोड़ो, एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ो, आप जो तरीका है वो सीखो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे हम पीरियड नंबर या ग्रुप नंबर बता सकते हैं। सुनो, डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड नंबर
and group number of an element by its electronic configuration. अब सुनो मेरे वीरों, आज मेरी कहानी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीरियड नंबर की। देखो, पीरियड नंबर निकालने का तरीका है, पीरियड कितने होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, कितने पीरियड हैं? 7। पीरियड नंबर निकालने का तरीका है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, उसमें जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वही आपका पीरियड नंबर होता है। कैसे? लिखो, मैं एग्जांपल से बताता हूं। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू shows value in electronic configuration, in electronic configuration. Shows period number of the element, of the given element in periodic table. For example, कोई एलिमेंट है, आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7, लेट्स से। तो आपको इसका पीरियड नंबर बताना। अब ये एलिमेंट कोई भी हो सकता है, हालांकि हम लोग जानते हैं, हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा है, क्योंकि छोटा ही है, 30 के अंडर ही है। तो अगर आप देखोगे इसमें ये सब क्या होता है, ये ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो इसमें हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? 4। बस यही है इसमें हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और यही आपका पीरियड नंबर। तो इस एलिमेंट का जो पीरियड नंबर हो गया वो क्या हो गया? 4। ठीक है, ठीक है। तो ये इसका एटॉमिक नंबर वैसे 27 है। ये कोबाल्ट है। ये क्या है? कोबाल्ट। आपसे किसी ने कह दिया कि लेट्स से जर्मेनियम 32 एटॉमिक नंबर आपको दे दिया कि इसका आप पीरियड नंबर बताओ, तो आप क्या करोगे? इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। अगर आपको शॉर्टकट आता है तो ठीक, नहीं तो आप शुरू से शुरू करो। हम शुरू से शुरू करते हैं। शॉर्टकट मतलब आपको आर्गन के बाद लिखना चाहिए। हम शुरू से शुरू करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये क्या हो गया यहां तक? आर्गन। फिर 4s2, फिर 3d10, फिर 4p2। क्या है हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? अभी भी 4। तो यही है हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसका पीरियड नंबर क्या हो गया? 4। क्लियर है? या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर्गन 4s2 3d10 4p2। ठीक है, ठीक है। एक और लेता हूं, बस लास्ट, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट एक एग्जांपल और फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेट से कोई एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d let's say 7 4p6 5s2 4d7। तो आपको क्या बताना है, इसका पीरियड नंबर बताना है। तो आपको सबसे हाईएस्ट वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की कौन सी दिख रही है, ये वाली 5। तो ये जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यही क्या है, आपका पीरियड नंबर है। तो इसमें आपका पीरियड नंबर क्या हो गया, 5। दैट्स इट। इस तरीके से आप पीरियड नंबर निकाल सकते हो। अब मैं बात करता हूं ग्रुप नंबर की। ग्रुप नंबर कैसे निकाल सकते हो? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप कैसे पता चलेगा? सर एस ब्लॉक कैसे पता चलेगा? अरे भाई, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में फिल्ड हुआ हो। जैसे इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां फिल्ड हुआ है, डी सब शेल में, तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसमें कहां फिल हुआ है, 4p में, यानी पी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसमें कहां फिल हुआ है, डी में, मतलब डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ये तो हम बात कर चुके हैं। एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो आपको क्या करना है, आपने देख उसका जो ग्रुप नंबर होगा वो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस सब शेल। इन एस सब शेल ऑफ वैलेंस शेल। अब तुम ये पहचान पा रहे हो कि एस ब्लॉक का है, तो आपने वैलेंस शेल देख के ही पहचाना है। तो उसमें एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक या दो, यही तो ग्रुप हो सकते हैं। बस मैं पूरा लिख देता हूं, उसके बाद इन सबको एग्जांपल से समझाऊंगा। अगर आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो जो ग्रुप नंबर होगा वो क्या होगा, पहचान तो जाओगे पी ब्लॉक को कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां फिल्ड हुआ है। तो 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। इन वैलेंस शेल, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 प्लस ns एंड np इलेक्ट्रॉन्स टोटल। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और लगा के 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन np इलेक्ट्रॉन्स पी सब शेल, यानी वैलेंस शेल के पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऐसे कर लो। तो मैंने एस में 2 यहां जोड़ दिया, और ये 10 किसको शो करता है, डी ब्लॉक को, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को शो करता है। ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो यहां लिखा ही हुआ है, बता सकते हो इसमें, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तुमको पता चल गया ये पी ब्लॉक का है। क्या है इसका ग्रुप नंबर, इसका ग्रुप नंबर है, देखो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, तो 10 प्लस 4 14, इसका ग्रुप नंबर है 14th ग्रुप। बात खत्म। इस तरीके से हम कर सकते हैं। क्लियर है? और भी एग्जांपल लेते हैं, चलो। डी ब्लॉक का ले लेता हूं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए
ग्रुप नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n माइनस डी सबशेल प्लस ns सबशेल प्लस ns, ये सबशेल लिख दो। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है और n माइनस डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां से डी ब्लॉक के एलिमेंट का पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी अभी मैंने लिखा था, लेट्स से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d7। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में फिल हुआ है, सबको पता चल गया कि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। पीरियड नंबर इसका पता चला, अभी अभी मैंने यही एग्जांपल लिया था। पीरियड नंबर है इसका 5, क्योंकि लार्जेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यही है। अब क्या करें? अब आपके डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना, तो आपने क्या करना है कि ये तो हो गई वैलेंस शेल, ये तो हो गया एन, और ये हो गया n-1d। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है जोड़ लो, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 + 7 यानी 9 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसका क्या हो गया? 9th ग्रुप हो गया। यानी n-1d में कितने इलेक्ट्रॉन है? ns में, ये इसका 9th ग्रुप हो गया। सिंपल सिंपल। और एक और, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, पता चल गया डी ब्लॉक का है। पता चल गया कि पीरियड नंबर इसका 4 है। अब जरा देखना ग्रुप नंबर क्या होगा। ग्रुप नंबर होगा, ये तो हो गया आपका ns और ये हो गया आपका n-1d। 2 और 9, 2 + 9 11th। कौन सा ग्रुप हो गया? 11th ग्रुप हो गया। अच्छा, s के लिए मैं बात करता हूं। अच्छा, एक एग्जांपल, 1s2 2s2 2p6 3s1। s ब्लॉक का है, पता चल रहा है। और क्या पीरियड नंबर क्या है? 3 है, पता चल रहा है। और ग्रुप नंबर क्या है, पता चल रहा है। ग्रुप नंबर में हम क्या करेंगे? अरे एक एक ही तो है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक, बात खत्म। एस ब्लॉक का तो या तो ग्रुप 1 होगा या 2 होगा। तो कितना भी खतरनाक सा कॉन्फ़िगरेशन लिखा हो, आप बड़े आराम से उसमें पीरियड नंबर या ग्रुप नंबर बता सकते हैं, बशर्ते आपको पता हो कि वो कौन से ब्लॉक का है। पीरियड नंबर बताने के लिए तो मैं ब्लॉक पता होना जरूरी नहीं है, लेकिन ग्रुप नंबर बताने के लिए जरूरी है। अच्छा सर, एफ ब्लॉक का तो रह ही गया, एफ ब्लॉक का तो रह ही गया। सुनो भाई, एफ ब्लॉक का पीरियड नंबर तो वैसे ही निकलेगा। पीरियड नंबर या तो उसके 6 होता है या 7 होता है। ग्रुप नंबर कैसे निकलता है? ग्रुप नंबर होता है एस एफ ब्लॉक के लिए 3, और ये फिक्स्ड है। आपको एफ ब्लॉक में सोचना ही नहीं है, ग्रुप नंबर तो 3 है, वही लेंथनम और एक्टिनम वाला। ओके, तो इस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। एक लास्ट एग्जांपल लेके फिर मैं अब आगे बढ़ता हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 और 5d10
6p4। वैसे एफ ब्लॉक में देखो, अगर यही अगर मान लो इसके आगे में कुछ एफ ब्लॉक तो चीख चीख के खुद कहेगा कि मैं 6 पीरियड का हूँ या 7 पीरियड का हूँ। 4f सीरीज है तो 6 पीरियड। अरे अगर 4f में इलेक्ट्रॉन है तो समझ जाना कि वो 6 पीरियड का है। और अगर इलेक्ट्रॉन 5f में, आखिरी इलेक्ट्रॉन 5f में भरा गया है तो 7th पीरियड का है। ये तो बेसिक आसान है। अब बताओ क्या पता चल गया इसका? क्या क्या पता चल रहा है? ये कौन से ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का है। साफ पता चला है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में फिल हुआ है, पी ब्लॉक का है। पीरियड नंबर हाईएस्ट क्या है? 6 से ऊपर कुछ है? 6 से ऊपर कुछ नहीं है, तो इसका पीरियड नंबर हो जाता है 6। और ग्रुप नंबर 10 प्लस इलेक्ट्रॉन्स इन NS एंड NP। NS में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 2। और NP में कितने हैं भाई? 4। कितना हो गया? 16। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, थोड़ा प्रो होते जाओगे, आपको इतना सोचने की भी जरूरत नहीं। जैसे P4 आप देखोगे, आप समझ आ रहे ये तो 16 का है, ये तो 16 का है। तो लॉन्ग थ्योरी तो ये हो गई, बाकी शॉर्टकट तो आपके बनते जाएंगे, चिंता ही मत करो। ठीक है, जैसे P4 है, आपको सोचने की जरूरत नहीं, तो ग्रुप 16 है। ठीक है, चलो। P5 हो तो ग्रुप 17, P6 हो तो ग्रुप 18, P1 P2 P3 P4 सब आसान, सब सॉर्ट है। क्लियर है? चलो। पर आप चूंकि पहली बार पढ़ रहे हो तो पूरी बड़ी वाली थ्योरी पढ़ानी पड़ती है, ताकि उसमें आप शॉर्टकट ढूंढ सका। मैं ही शॉर्टकट बताऊंगा तो तुम उसका भी शॉर्ट कर दोगे, और उसका शॉर्ट किया तो फिर शॉर्ट सर्किट कंसेप्ट जोड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पीरियोडिसिटी। हेडिंग डालिए पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। चलो, पीरियोडिसिटी सबसे पहले पढ़ते हैं। व्हाट इज पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी सो पीरियोडिसिटी से मतलब है प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी का रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होना। ठीक है, तो या रेगुलरली उसका ग्रेडेशन होना, इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, क्या कहलाता है? पीरियोडिसिटी कहलाता है। तो लिखते हैं रेगुलर ग्रेडेशन, यानी ग्रेडेशन का मतलब है इंक्रीज या डिक्रीज, या फिर और रिपीटिंग पैटर्न। ये ज्यादा सही रहेगा, रिपीटिंग पैटर्न, एक ही शब्द ही काफी है। रिपीटिंग पैटर्न ऑफ एनी प्रॉपर्टी आफ्टर सर्टेन इंटरवल is called periodicity, is called periodicity। तो रिपीटिंग पैटर्न यहां से आप लिख सकते हो, रिपीटिंग पैटर्न ऑफ एनी प्रॉपर्टी आफ्टर सर्टेन इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। क्लियर है? ठीक है। और जो प्रॉपर्टीज पीरियोडिसिटी शो करती हैं वो क्या कहलाती हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। सो
properties which show periodicity are called periodic properties. ठीक है, ओके। हमारे पीरियोडिक टेबल, अब जैसे आपके सोने का एक पैटर्न है, जगने का एक पैटर्न है, खाने का एक पैटर्न है कि आप डेली इस टाइम पे सोते हो, खाते हो। वैसे तो नहीं है, प्रैक्टिकली तो नहीं है, बस समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो रिपीटिंग पैटर्न है। या अगर आप पुशअप्स मारते हो, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, आज 1 किया, कल 2, परसों 3, फिर 4, रेगुलर ग्रेडेशन, फिर 10, फिर उसके बाद 9, 8 घटते गए, छोड़ दिया। तो वो जो पैटर्न है, रेगुलर पैटर्न है, वो क्या कहलाता है? पीरियोडिसिटी कहलाता है। हमारी पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है जो हमको पढ़नी है? इन पीरियोडिक टेबल we need to study following periodic properties. कौन कौन सी? पहला हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस, फिर हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड फोर्थ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड फिफ्थ, वैलेंसी। वैलेंसी का मॉडर्न फॉर्म होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। सो एटॉमिक रेडियाई या रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वैलेंसी, ये कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पढ़नी है। इनके ट्रेंड्स पढ़ने हैं, इनका जो रिपीटिंग पैटर्न है, इनके जो पीरियोडिसिटी है, इनके बारे में हमें पढ़ना है कि पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जाने पर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, इसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। इसको पढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं जो हमें पहले, टर्म्स, कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हमको पहले बात कर लेनी चाहिए। पहली टर्म कौन सी है? तो मैं इसको हेडिंग में लिखूंगा, सम टर्म्स needed to study periodic properties। कौन कौन सी हैं? पेनेट्रेटिंग पावर, पावर या एबिलिटी। दूसरा, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। और तीसरा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पेनिट्रेटिंग पावर के साथ।
डेफिनेशन क्या कहती है पेनिट्रेटिंग पावर? एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पर्टिकुलर सबशेल टू फाउंड इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड पेनिट्रेटिंग पावर। सर क्या 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 लिखते हैं फिर समझते हैं। पहले मैं लिख देता हूं। एबिलिटी ऑफ electrons of particular subshell to found in proximity of nucleus। यानी आसान शब्द में कहें तो न्यूक्लियस के करीब पाए जाने की एबिलिटी ही क्या है? पेनिट्रेटिंग पावर है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, या आसान भाषा में लिख देता हूं, एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स of different subshells to found closure to nucleus is called बस ठीक है, लिख दिया। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं पेनिट्रेटिंग पावर की बात करूं तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर s के इलेक्ट्रॉन्स की होती है, फिर p के इलेक्ट्रॉन्स की, फिर d के इलेक्ट्रॉन्स की, फिर f के इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन देखो, कंपेयर कर रहे हो तो सेम का करना। हम जानते हैं कि शेल जो होती है, जैसे n इक्वल टू 1 है, वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है बजाय n इक्वल टू 2 के, बजाय n इक्वल टू 3 के। तो अगर आप कंपेयर कर भी रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप 2s के इलेक्ट्रॉन को 5p के इलेक्ट्रॉन से कंपेयर कर रहे हो। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 2s के करीब है, या 5p के या फिर 2p के इलेक्ट्रॉन को 5s से कंपेयर कर रहे हो। साफ साफ पता चल रहा है कि 2p के इलेक्ट्रॉन ज्यादा करीब है। तो आप अगर कंपेयर कर रहे हो तो सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर करो। अगर आप सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर करोगे तो उसमें s के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के, s सब शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब रहते हैं बजाय p के, उसके बाद d के और उसके बाद f के। यानी अगर सिनेरियो कुछ ऐसा है कि न्यूक्लियस है, ये ऐसे कर देता हूं मैं, चलो। तो ये आपकी है n इक्वल टू 1, ये आपकी 2, n इक्वल टू 3 और ये n इक्वल टू 4। तो अगर आप n इक्वल टू 4 में भी देखेंगे तो होती है ना जीमान इफेक्ट। तो ये जो n इक्वल टू 4 है, ये छोटे 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 एरिया में बटा हुआ है। अगर मैं इसको जीमान इफेक्ट से मानूं तो इस तरीके से छोटी छोटी लाइंस में डिवाइडेड है, मतलब एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती पर ये छोटे छोटे एरियाज हैं। मान लो ये n इक्वल टू 4 के जब मैंने जूम किया तो मुझे ये 4 लाइंस दिखी हाइपोथेटिकली। अब ये जो पहली पहली लाइन है ये 4s की होगी, ये 4s के इलेक्ट्रॉन है, ये 4p के इलेक्ट्रॉन है, ये 4d के इलेक्ट्रॉन होंगे और ये 4f के इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ इस तरीके से। ये कहता है पेनिट्रेटिंग पावर। क्लियर है? क्लियर है। सेम सब शेल के इलेक्ट्रॉन में कंपैरिजन करने को कहता है। ओके, तो अगर इलेक्ट्रॉन s का है तो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब रहेगा, अगर p का है तो थोड़ा दूर, d का है तो थोड़ा और दूर, और f का है तो थोड़ा और दूर। ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा क्यों? s के इलेक्ट्रॉन में ऐसे कौन से, f के इलेक्ट्रॉन में ऐसे कौन से कांटे लगे और s के इलेक्ट्रॉन में ऐसा कौन सा वो रखा है जो करीब रहता है? इसका कारण है इनके नोड्स। क्या कारण है? इनके नोड्स। हालांकि कभी पूछे तो नहीं जाते, आप बस इतना याद कर लेंगे काफी है, लेकिन फिर भी मैं आपकी थोड़ी समझ बढ़ाने के लिए इस बात को हम क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि आप कैसे
एस के इलेक्ट्रॉन्स की पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है। ये सेम शेल की बात चल रही है। अगर आप इसको n=3 में देखेंगे तो 3s 3p और 3d में से 3s के इलेक्ट्रॉन ज्यादा करीब है, फिर 3p के और फिर 3d के। ठीक है, रीजन है ऑफ डिफरेंट penetrating ability of electrons of same shell but different subshell is presence of nodes। और वो भी कौन से नोड के हम बारे में बात कर रहे हैं, वो है हमारा नोडल प्लेन या एंगुलर नोड। ये जो नोड है, हम नोड दो तरह के होते हैं, एंगुलर एंड रेडियल। हम कौन से की बात कर रहे हैं, हम एंगुलर नोड की बात कर रहे हैं। एंगुलर नोड देखो क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो हम अगर ठीक से एक बाउंड्री खींच दें ऑर्बिटल बनाने के लिए, ऑर्बिटल समझते हो, वो एरिया जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो बाहर भी मिल सकते हैं थोड़े मोड़े, पर मैक्सिमम यही मिलता है। तो ये हो गया आपका एस। ये थोड़ा सा बीच में लाओ इसका। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एस हो गया। पी के बारे में बात करें तो पी के इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे होते हैं, पी सबशेल कुछ ऐसा होता है। डी के बारे में अगर मैं बात करूंगा, तो अगर हम z स्क्वायर को छोड़ दें, डी जेड स्क्वायर को, तो वो ऐसी होती है, पतली पतली लूप। और अगर f की बात करूं, यूं तो f को हमें ज्यादा पढ़ना नहीं होता, लेकिन f की बात करेंगे तो वो कुछ ऐसे होते हैं। मैं कुछ कुछ f को बनाने की कुछ f के ऑर्बिटल्स बनाता हूं। तो ऐसे पतले पतले से, 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 कुछ ज्यादा ही हो गया, पतले पतले से, पतले पतले से। क्या बना रहे हो सर? अब सुनो ध्यान से, अगर s का इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम रहा है, यहां पर कहीं भी घूम रहा है, तो न्यूक्लियस क्या उसको छोड़ेगा? न्यूक्लियस इक्वली हर जगह से, वो कहीं भी घूम ले, न्यूक्लियस छोड़ेगा नहीं। वो इक्वली उसको अट्रैक्ट कर रहा है, इक्वली उसको अट्रैक्ट कर रहा है, चाहे वो कहीं भी है। वही p में इलेक्ट्रॉन्स कहां मिलते हैं? इस एरिया में मिलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस एरिया से उनको अट्रैक्ट करेगा। इस एरिया में मिलते हैं, इस एरिया से उनको अट्रैक्ट करेगा। अब न्यूक्लियस का वार इस तरफ से तो खाली जाएगा, तो क्या चारों दिशाओं से न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर पा रहा है उसको? नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये हिस्सा तो नोडल प्लेन है, खाली चला गया। ये वाला एरिया में न्यूक्लियस अपना कुछ दम नहीं दिखा पाएगा। वो एस के कंपैरिजन में रिलेटिवली कम एरिया से उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि वो मिलते ही इस तरीके से। अगर हम डी की बात करें, ये तो थोड़ा मैंने मोटा बना दिया, इसको थोड़ा पतला करता हूं। तो अगर डी की बात करोगे तो डी में डी के इलेक्ट्रॉन तो यहां 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 मिल रहे हैं बस, या यहां यहां यहां, या बस यहां यहां। तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, एक मिनट, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो बस इस एरिया में पड़ रहा है, इस एरिया में पड़ रहा है, इस एरिया से खींच पा रहा है, इस एरिया से खींच पा रहा है। बाकी का जो बड़ा हिस्सा है वहां से तो वो खींच नहीं पा रहा। तो एस के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं या पी के? एस के। पी के उतना अट्रैक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि वो
पाई न्यूक्लियस के अराउंड कम एरिया में जा रहे हैं, और डी के तो छोटे छोटे लोब्स में मिल रहे हैं। तो ज्यादातर इस एरिया में तो डी का जो पावर है, डी का वार, वो तो खाली चला जाता है। वो तो सिर्फ इसी एरिया से अट्रैक्ट कर पा रहा है। समझ रहे हो बात को? सिर्फ इसी एरिया से वो उनको अट्रैक्ट कर पा रहा है न्यूक्लियस को। यानी न्यूक्लियस डी के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा और कम अट्रैक्ट होते हैं एस और पी के। और अगर एफ की बात करें तो इतने पतले लोब हैं, ये इतने पतले लोब हैं कि न्यूक्लियस बेचारा खींचे तो खींचे कैसे, ये तो पगडंडी जैसे हो रखे हैं। मतलब मैंने आपको ये लॉजिक देने की कोशिश करी है, एक अच्छा लॉजिक देने की कोशिश करी है। क्लियर है? तो न्यूक्लियस बेचारा कहां से खींचे? इतने पतले पतले से लोब से। तो ज्यादातर एरिया तो खाली है नोड की फॉर्म में। अरे यहां पर देखो, कोई नोड नहीं होता, नो नोडल प्लेन। यहां पर एक नोड होता है, एक नोडल प्लेन या एक एंगुलर नोड होता है। अरे नोडल नोड नहीं दादा, नोडल प्लेन। यहां पर कितने होते हैं भैया? दो नोडल प्लेन होते हैं, और यहाँ पर तीन नोडल प्लेन होते हैं। यानी ज्यादातर हिस्से में न्यूक्लियस का जो वार है, वो जो अट्रैक्शन करने की एबिलिटी है, वो खाली जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके आसपास बहुत कम एरिया में मिल रहे हैं। तो मुझे बताओ, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कौन से इलेक्ट्रॉन महसूस कर रहे हैं? एस के, उससे कम पी के, उससे कम डी के, उससे कम एफ के। तो अगर हम सेम शेल की बात करें तो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब कौन पाया जाएगा? एस के इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद पी के, उसके बाद डी के, और उसके बाद एफ के। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको नोड का यूज, नोडल प्लेन का यूज भी समझाने की कोशिश की। इससे आपको रिवाइज होगी, और दूसरा पेनिट्रेटिंग पावर भी हमने इसमें बात करी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अब इसकी एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हुए। आयनाइजेशन एंथैल्पी में इसका काम पड़ेगा। ठीक है, चलो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में काम पड़ेगा, वहां इनकी एप्लीकेशन सीखेंगे। अभी तो इनको लिख के रख लो बस। नेक्स्ट है आपका शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। सिग्मा, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट को। चलिए अब बात करते हैं शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट की। क्या होता है? इट इज ability of inner shell electrons या कहें कि कोर इलेक्ट्रॉन्स टू शील्ड या टू प्रोटेक्ट, टू शील्ड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा फोर्स लगा रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो एबिलिटी ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स टू शील्ड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो डेफिनेशन बहुत अच्छी अच्छी इसकी हो सकती है, और क्या शानदार डेफिनेशन, लेकिन हमें सिंपल सादा शब्दों में जो समझना है वो उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा। एबिलिटी ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स टू शील्ड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। एक लाइन और लिखो। शील्डिंग इफेक्ट, ये ऊपर वाली तो हो गई डेफिनेशन। अब थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझते हैं। शील्डिंग इफेक्ट इज नथिंग बट
repulsion caused by inner electrons and side electrons also. वैसे side electrons का उतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, and side electrons, shielding effect is nothing but repulsion caused by inner electron and side electron on outer electrons. On outer electrons against nuclear attraction. समझो, अब डाउट आ गए माइंड में, अब समझो। यहां तक लिख लिया, डाउट आ गए, स्क्रीनशॉट ही लेते होगे ऑब्वियसली, वो भी तब अगर एग्जाम है तो, वरना तो देख के निकल लो। और अगर मैं, देखो ध्यान से, लेट से मैं बात करूं सोडियम की, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब जरा ध्यान दो, ये सोडियम है कुछ इस तरीके से, न्यूक्लियस हो गया, ये 1s 2 इलेक्ट्रॉन, 2s 2p 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 7 8, और ये रहा आपका थर्ड शेल। यहां पर मान लो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मैग्नीशियम को ले लेता हूं, इससे ज्यादा प्रॉपर में समझा पाऊंगा, मैग्नीशियम से अच्छे से समझ में आएगा। अरे अब जरा ध्यान दो, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक तो ये न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, और दूसरा इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन महसूस कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत ही आपस में साइड वाइड में भी दे रहे होंगे एक दूसरे को, क्या दे रहे होंगे? रिपल्शन। अब जरा गौर करना, न्यूक्लियस क्या कर रहा है? न्यूक्लियस चाह रहा है कि भाई मैं ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचू, खींच तो बाकी सबको भी रहा है। न्यूक्लियस, इस पे हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अंदर खींच रहा है, लेकिन ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर रहे हैं? रिपल्शन दे रहे हैं। क्लियर है? और ये साइड वाला भी रिपल्शन दे रहा है, लेकिन न्यूक्लियस के अगेंस्ट कौन रिपल्शन दे रहा है? ये इनर इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। तो ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो सही मायनों में इस आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के इफेक्ट से बचा रहे हैं। न्यूक्लियस अंदर खींचना चाह रहा है, इसको बाहर धक्का दे रहे हैं। ये जो रिपल्शन है, ये जो मैंने पिंक लाइन से शो किया है रिपल्शन, ये रिपल्शन ही एक्चुअली में क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। और इस रिपल्शन के कारण ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से थोड़ा सा बचता है, प्रोटेक्ट होता है, वरना न्यूक्लियस खींच ले अपने अंदर, उसकी रेडियस को छोटा कर दे, एटॉमिक रेडियस में पॉइंट काम आएगा। तो अब जरा ध्यान से देखो कि एबिलिटी ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स टू शील्ड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज, या कहें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इज कॉल्ड शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट इज नथिंग बट रिपल्शन, इट इज नथिंग बट रिपल्शन बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड साइड इलेक्ट्रॉन। साइड इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि वो बस ऐसे धक्का दे रहा है, वो न्यूक्लियस के इफेक्ट से उतना नहीं बचा पाएगा। क्लियर है? ये होता आपका शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको ये कितना न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करना चाहिए था? इसको एक्सपीरियंस करना चाहिए था 12 प्रोटॉन्स का न्यूक्लियर चार्ज, यानी Z जो इसको महसूस करना चाहिए था वो 12 महसूस करना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में कितना महसूस कर रहा होगा? फॉर एग्जांपल इसमें से आप सिग्मा घटा दो, तो जो ये महसूस कर रहा है वो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो अगला ही हमारा टॉपिक है। तो हो सकता है ये 12 का 12 महसूस ना कर रहा हो सकता है वो 11.5 महसूस कर रहा हो। तो ये 11.5 ही महसूस क्यों कर रहा है? क्योंकि बाकी का जो 0.5 हिस्सा है वो किसने बचा लिया? वो शील्ड करके उसको बचाया जा रहा है। क्लियर है? ठीक है सर, इसको निकालने का कोई तरीका होता है? देखो
स्लेटर रूल होता है, बाय स्लेटर रूल वैल्यू ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट on an electron can be calculated. स्लेटर रूल्स के जरिए। स्लेटर पर कोई काम के नहीं है, लिटरली कोई काम के नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब हमको फालतू के हायर क्लासेस की चीजें ठूस के क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट चलो। ओके ठीक है। अच्छा सर, क्या ये इनर इलेक्ट्रॉन्स, अब जरा ध्यान देना, ये न्यूक्लियस इनको भी तो खींच रहा है अपनी तरफ। एक मिनट में थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, और बाहर का भी। चलो बाहर की तो हमने बात कर ली, अब जरा अंदर की बात कर रहे हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है ये क्या कर रहा है, ये इसको भी तो अपनी तरफ खींचेगा। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करने की जिम्मेदारी किसकी है? इन इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करने की जिम्मेदारी है इसके इनर इलेक्ट्रॉन्स की, इसके इनर इलेक्ट्रॉन्स। ये इसको रिपल्शन देके शील्ड कर रहे होंगे, और ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है इनको शील्ड कौन कर रहा होगा? इनको शील्ड कोई नहीं कर रहा होगा, ये आपस में ही थोड़ा बहुत एक दूसरे को रिपल्शन देके बचाने की कोशिश कर रहे होंगे न्यूक्लियर चार्ज से। ठीक है, क्लियर है? ओके। हालांकि हम मेनली वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे इनका असर देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसमें सब कुछ हम आउटर शेल से ही के इलेक्ट्रॉन को ही हटाने जोड़ने से रिलेटेड होती है। क्लियर है? क्लियर। इस तरीके से हम इसे शील्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं। अच्छा, अब शील्डिंग इफेक्ट में एक और चीज आपने डेफिनेशन पढ़नी है, इस चीज को समझना है, और एक चीज और जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान में रखना है। शील्डिंग पावर ये कलर अच्छा नहीं है, पता नहीं स्क्रीन पे दिखेगा भी कि नहीं दिखेगा। शील्डिंग पावर की अगर मैं बात करूं, तो सबसे अच्छे होते हैं एस के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पावर, फिर पी के इलेक्ट्रॉन की, और डी के इलेक्ट्रॉन की तो बहुत कम, और एफ की तो कतई नकारा निकम्मे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये होता है शील्डिंग पावर का इफेक्ट। सर मतलब ये है कि अगर शील्ड करने की जिम्मेदारी एस के इलेक्ट्रॉन्स की है, वो तो वो अच्छे से शील्ड करेगा। पी की है तो वो उतना अच्छे से नहीं करेगा, और डी और एफ की है तो कहते हैं लुटिया डुबाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोडियम का एग्जाम्पल लेता हूं, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब यहां पर इसको शील्ड करने की जिम्मेदारी किसकी है? सबसे सर ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की है, बिल्कुल है। अच्छा, इमीडिएटली इस एस के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपल्शन, इमीडिएट रिपल्शन कौन दे रहा है? जो इसके सबसे पास खड़ा हुआ है। सर सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन ही तो उसके ज्यादा करीब हैं, वन के तो अंदर है, वो अंदर से उतना रिपल्शन थोड़ी दे पाएगा जितना ये यहां से दे लेंगे। तो मेन जिम्मेदारी सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स की हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई सर। तो इस थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन को बचाने की जिम्मेदारी सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स की हुई। अब 2s और 2p की अगर मैं बात करूं, तो ये न्यूक्लियस है, ये हो गया 1s। अच्छा, 2s और 2p में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, 2s और 2p ऐसे रहते हैं। तो ये जो थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन को मेन मेन रिपल्शन देने की जिम्मेदारी है, मेन शील्डिंग इफेक्ट की जिम्मेदारी है, तो वो किसकी होती है? इस 2p के इलेक्ट्रॉन की जिम्मेदारी है कि वो इसको रिपल्शन दे। समझ गए? समझ गए? हाँ। तो यहां पर जिम्मेदारी 2p की है,
एस हो पी हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, कोई ऐसी पीरियोडिक प्रॉपर्टी में खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर डी की बात आ जाती है, अब जरा ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल गैलियम है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। मैं देखो वैलेंस के हिसाब से लिख रहा हूं, n प्लस एल रूल के हिसाब से नहीं। 3d10 4s2 4p1, ये है साहब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनको शील्ड करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये पूरे कोर इलेक्ट्रॉन्स की है, लेकिन इन सारे इलेक्ट्रॉन्स में से भी थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स की जिम्मेदारी है कि नहीं है? हाँ सर है। अब इन तीनों में से इन फोर्थ शेल के इलेक्ट्रॉन के सबसे करीब कौन खड़ा है? 3s 3p या 3d? 3d। तो यहां पर ये 3d की जिम्मेदारी बनती है मेन, कि वो इनको क्या दे? रिपल्शन दे। अगर मैं अभी अभी सर अभी अभी पढ़ा ना 3s 3p 3d, अरे पेनिट्रेटिंग पावर, तो सबसे पीछे कौन खड़ा है? 3d। तो ये 3d की जिम्मेदारी है कि इन फोर्थ शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या दे? रिपल्शन दे। और यहाँ इसको रिपल्शन देने में नाकाम रहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नीचे खिंच जाते हैं। और जब हम आगे, एक बहुत अच्छा एक्सेप्शन आता है यहां पर, किसमें? एटॉमिक रेडियस में बहुत अच्छा एक्सेप्शन आएगा इसी को लेकर के, वहां मैं उसका जिक्र करूंगा ठीक से। तो अभी तो जितना आप लोगों को आप सीख पाओ उसको सीखो, एप्लीकेशन में आपको और ज्यादा डिटेल में जाने का मौका मिलेगा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको बेसिकली ये चीज याद रखनी है। और जब मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, जब मैं एटॉमिक रेडियस पढ़ाऊंगा, तो मैं वापस से इस पॉइंट का जिक्र करूंगा। ठीक है? अब तुम कहोगे सर वो तो ठीक है, पर ये डिफरेंस आया क्यों? एस सबसे अच्छे शील्ड कैसे कर लेते हैं, पी क्यों नहीं कर रहे? पी भी कर लेते हैं, डी क्यों नहीं कर रहे, एफ क्यों नहीं कर रहे? अरे इसका कारण भी है नोड। हालांकि जो ये पूछा नहीं जाता, पर ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि कारण क्या है इसका। थोड़ा थोड़ा फीलिंग अच्छी आती है कि क्या कारण है शील्डिंग अफेक्ट, ये एसपीडीएफ आ रहा है। तो देखो एस के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पावर अच्छी क्यों होती है? एस के इलेक्ट्रॉन ऐसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मिलते हैं। अब मान लो किसी को रिपल्शन देने की, कोई ये आउटर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अच्छा, अब पी के केस में भी ले लेता हूं। देखो लॉजिक है, देने की कोशिश है कि ऐसा क्यों होता है। मैं बोर मॉडल का भी थोड़ा इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि गोला जो है ना, ये बोर मॉडल की देन है। ऐसा तो गोल गोल बनाते हैं ना, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। क्या बता रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों एस के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग इफेक्ट सबसे अच्छी होती है, पी की कम, डी की कम, और एफ की और कम। एफ से आप यहीं से समझ जाओगे। तो जरा ध्यान दो, ये न्यूक्लियस है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम ले, कहीं भी घूम ले, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इनर इलेक्ट्रॉन हर जगह, ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी चारों तरफ कहीं भी घूमेगा, हर जगह से रिपल्शन खाएगा इन अंदर के इलेक्ट्रॉन से। अंदर के इलेक्ट्रॉन इसको भगाएंगे, जा भाग जा सिमरन। और यहां के इलेक्ट्रॉन इसको हमेशा खींचने की कोशिश करेंगे। तो रिपल्शन जो है बराबर मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी चारों तरफ घूम ले, उसको बिल्कुल इक्वली रिपल्शन मिलता रहेगा इन इनर इलेक्ट्रॉन्स का, अगर जिम्मेदारी एस के इलेक्ट्रॉन की है शील्ड करने की। अच्छा, अगर बात करें पी की, तो इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन है और उसको शील्ड करने का काम किसका है? जस्ट उससे पहले पी खड़ा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां है और इलेक्ट्रॉन यहां है, अगर इलेक्ट्रॉन जब यहां होगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिपल्स कर लेंगे, यहां होगा तो भी रिपल्शन दे लेंगे, यहां होगा तो भी रिपल्शन थोड़ा दे लेंगे। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, तो न्यूक्लियस से बचा नहीं पाएंगे अब ये इलेक्ट्रॉन, ये सीधा न्यूक्लियस की
जद में आ जाएगा, न्यूक्लियस पकड़ के खींच देगा अपनी तरफ। तो इस एरिया में मतलब यहां से यहां तक इस एरिया में या इस एरिया में जब ये इलेक्ट्रॉन जब भी एंटर करेगा न्यूक्लियस से बच नहीं पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन दे नहीं पाएंगे। लेकिन सिनेरियो ऐसा है कि भैया डी की बात कर लेते हैं हम। अब इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा होगा, यहां पर होगा, तो ये पतले पतले से लोब थोड़ा बहुत रिपल्शन यहां दे देंगे, थोड़ा बहुत यहां दे देंगे, थोड़ा बहुत यहां दे देंगे, थोड़ा बहुत यहां दे देंगे। बाकी के हिस्से में किसकी पकड़ में आ जाएगा, वो न्यूक्लियस की पकड़ में आ जाएगा। इस एरिया में घूमेगा ना इलेक्ट्रॉन, इस एरिया में घूमेगा, तो ज्यादातर तो वो न्यूक्लियस की ग्रिप में ही रहेगा। तो जिम्मेदारी किसको सौंप दी तुमने, डी को। और एफ का तो और बुरा हाल, एफ के लिए तो हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी पढ़ते हैं इसके लिए। एफ का तो और बुरा हाल, उसके तो लोब्स और छोटे छोटे पतले पतले से होते हैं, होते ज्यादा है पर और पतले पतले होते हैं, वो तो कतई रिपल्शन ना देने की स्थिति में होते हैं। सो दैट्स वाई सबसे अच्छी शील्डिंग पावर किसकी होती है, एस की होती है, उसके बाद पी की होती है, उसके बाद डी की होती है, फिर उससे कम एफ की होती है। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हुई। और मैथमेटिकली इसको कैसे कैलकुलेट करना है वो बिल्कुल जरूरी नहीं होता। हालांकि कुछ जगह हमें क्या करना, हमें तो पॉइंट टू पॉइंट और सिलेक्शन से मतलब है आपके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई फालतू शो ऑफ नहीं करना कि देखो मेरे को इतना आता है, देखो मैं फलानी बड़ी बड़ी बुक से ये कंसेप्ट उठा के लाऊं। नो शो ऑफ, कट टू कट पढ़ाई। नेक्स्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट के बाद आपका जो टॉपिक आता है वो आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका भी बस आपको मतलब ही समझना है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव बोलते हैं इसे। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। सो व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? It is a it is net positive charge of nucleus experienced by electrons in multi-electron atom. Multi-electron atoms. Multi-electron atoms. ठीक है, एक्चुअली में Z इफेक्टिव जो होता है वो न्यूक्लियर चार्ज माइनस दिस। तो बेसिकली हम इसको आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमारा सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी हैं, वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स से डिपेंड करती हैं कि वो कितना स्ट्रांगली न्यूक्लियर से बंधा हुआ है। तो इसकी कैलकुलेशन हमेशा हम आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए करते हैं। बट कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है वो डिपेंड करता है कि उसके इनर कोर के इलेक्ट्रॉन, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन उसको कितना बचा रहे हैं। ठीक है, ये साइड इलेक्ट्रॉन कितना रिपल्शन दे रहे हैं। तो ये क्या है, ये तो हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये हो गया टोटल न्यूक्लियर चार्ज, यानी इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, माइनस शील्डिंग इफेक्ट। तो इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल ऑलवेज बी लेस देन इफेक्टिव। इसका मतलब है Z इफेक्टिव जो है वो हमेशा Z से क्या रहेगा, कम रहेगा। क्लियर है, क्लियर है। तो अगर 1s का इलेक्ट्रॉन भी है तो अपने साथी को कुछ ना कुछ तो रिपल्शन दे ही देता, थोड़ा बहुत। ठीक है, इस तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बस इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। वही स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग अगर हमको सिग्मा पता है, तो जैसे मैंने सोडियम में बात करी थी, सोडियम का आउटर इलेक्ट्रॉन जो है जैसे 1s2 2s2 2p6 3s1, तो वो पूरा का पूरा 11 थोड़ी ना महसूस कर रहा होगा। तो उसका Z इफेक्टिव हो सकता है कितना हो, 11 माइनस जो भी सिग्मा है, मान लो वो 10.6 महसूस कर रहा है, मतलब फॉर आइडिया।
तो ये किस पे डिपेंड करता है? इफेक्ट, वो सॉरी, स्क्रीनिंग इफेक्ट पे। मोर इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट, लेसर इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो बस इतना सही है ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसकी एप्लीकेशन बड़ी ज़रूरी होती है, जिसकी एप्लीकेशन अब हम आगे पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस के टाइम पे, वहां पर हम इसको पढ़ेंगे। इसकी कैलकुलेशन में हम बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, ओके। स्लाइटर रूल में हम नहीं जा रहे हैं, उसके न्यूमेरिकल्स हम नहीं कर रहे हैं, काम के नहीं है। पहले पढ़ाया करते थे, अब काम के नहीं। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई आज की। सो अगेन मैं आपसे कहूँगा कि ये लिमिटेड लेक्चर ही हैं आपको जो यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। बाकी की तैयारी पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट आप हमारे साथ करेंगे। कहाँ पर? इस कोर्स में जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, विद आर मेंटरशिप। ठीक है, तो वो कोर्स जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया और अब भी बताता हूँ, सक्षम, द्रोणा एंड अटल बैच। फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स गॉट 50% ऑफ, और ये तो सक्षम बैच में तो और भी ज़्यादा है। ठीक है, देखो ये तो 50% से ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, नहीं थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा दे दिया, यहाँ पर थोड़ा कम। ठीक है, अप्रॉक्स 50% ऑफ है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये इसमें भी ऑफ हो सकता है। आप लोग प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए हमारी टीम के साथ, वो आपको क्लियर करेंगे। सो आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई। थैंक यू।